नमस्कार। मौर्य साम्राज्य। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंटोकोटस कहा है, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। विशाखदत्त कृत मुद्रण राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विशाल आश्य निम्न कुल में उत्पन्न शब्द का प्रयोग किया गया। धनानंद को हराने में चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री बने। इसके द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है, जिसका संबंध राजनीति से है। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कर्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और युद्ध की सभी शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात एवं मकरान चंद्रगुप्त मौर्य को दिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। मेगास्थनी सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। मेगास्थनी द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है। मेगास्थनीज के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने के पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोना और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोते का झुंड रहता है, जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। पाटलिपुत्र के बारे में। पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा है, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ का बना है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियाघरों के लिए बने बसेरों से घिरा है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया है। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में उपवास द्वारा हुई। बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, जो 298 ईसा पूर्व में राजगद्दी पर बैठा। अमित्रघात के नाम से बिंदुसार जाना जाता है। अमित्रघात का अर्थ है शत्रु विनाशक। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के अनुयायी था। अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। कलहन के राजा तरंगिणी से पता चलता है कि वह शैव धर्म का उपासक था। निग्रोध के प्रवचन सुनकर उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। वायुपुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वारिसार कहा गया है। स्ट्रैबो के अनुसार सीनरियस एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत भेजा, जिसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला, सिंधु एवं झेलम नदी के बीच में हुए 2 विद्रोह का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम और बाद में अशोक को भेजा। एथेनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मंदिर, अशोकयंजर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। वेदांत के अनुसार राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। मास्की एवं गुर्जराभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक ने अपने अभिषेक के 8 वर्ष बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तक्षशिला पर अधिकार कर लिया। उल्लेख 13वें शिलालेख में प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस टॉलमी II ने पाटलिपुत्र में डियोनिसियस नाम का एक राजदूत भेजा था अशोक के दरबार में।
उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध धर्म की शिक्षा की दीक्षा दी। आजीविक संप्रदाय की स्थापना मक्खली गोशाल ने की थी। अशोक एक उपासक के रूप में अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया की 12वें वर्ष निकाली सागर के एवं 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की। अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ी में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, जिनका नाम कर्ज, चौपाड़, दामा तथा विस्तृत झोपड़ी था। अशोक के पुत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। अशोक के 7वें स्तंभलेख में आजीविकों का उल्लेख किया गया है। महापात्रों को आजीविकों के हितों का ध्यान रखने के लिए कहा गया है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। बौद्ध परंपरा और उनकी लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक एवं अरामाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। ग्रीक एवं अरामाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्ठी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से और शेष भारत से ब्राह्मण लिपि के अभिलेख मिले हैं। खरोष्ठी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। अशोक के शिलालेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है: शिलालेख, स्तंभलेख तथा गुहा लेख। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 में पाद्रेटी पैंथलर ने की थी। इनकी संख्या 14 है। अशोक के अभिलेख पढ़ने में से सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसप को हुई। अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उनमें वर्णित विषय। पहला शिलालेख अशोक, इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरा शिलालेख, इसमें अशोक के मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया है। तीसरा शिलालेख, इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वो हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाए। इस शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। चौथा शिलालेख, इस अभिलेख में भेरी घोष की जगह धम घोष की घोषणा की गई है। 5वां शिलालेख, इस शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। 6ठा शिलालेख, इसमें आत्मनियंत्रण की बात दीक्षा दी गई है। 7वां एवं 8वां शिलालेख, इसमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है। 9वां शिलालेख, इसमें सच्ची वीरता, सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। 10वां शिलालेख, इसमें अशोक ने आदेश दिया कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे। 11वां शिलालेख में धर्म की व्याख्या की गई है। 12वां शिलालेख में स्त्री महामात्रों की नियुक्ति में सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। 13वां शिलालेख, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसमें 5 यवन राजाओं के नामों का उल्लेख है जहाँ उसने धर्म प्रचारक भेजे। 14वां शिलालेख, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। अशोक के स्तंभलेख की संख्या 7 है, जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। यह 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ है। प्रयाग स्तंभलेख यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभलेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया। दिल्ली टोपरा, यह स्तंभलेख फिरोज तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। दिल्ली मेरठ, पहले मेरठ में स्थित यह स्तंभलेख फिरोज द्वारा दिल्ली लाया गया। रामपुर बाई, यह स्तंभलेख चंपारण बिहार में स्थापित है। इसकी संख्या इसकी खोज 1872 में कार्ल लायक ने की। लौरिया औरेराज, चंपारण बिहार में। लौरिया नंदनगढ़, चंपारण बिहार में इस स्तंभ पर मोर का चित्र बना है। और प्रांत राजधानी उत्तरापथ, दक्षिण शिलावंती, राष्ट्र उज्जैनी, कलिंग, तोषणी, दक्षिणापथ, सुवर्णगिरी, प्राशी, पूर्वी प्रांत पाटलिपुत्र। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभलेख लुम्बिनी है। इसमें लुम्बिनी में धर्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटा देने की घोषणा की गई है। प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा की गई कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक का शान कुना कंदहार अभिलेख ग्रीक एवं अरामाइक भाषाओं से प्राप्त हुआ है। साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व उनके चरित्र को काफ़ी जांचा परखा जाता था, जिसे उपदा परीक्षण कहा जाता था। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 हुआ करती थी। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महामात्र भी कहा जाता था। इस अंक की संख्या 18 थी। अर्थशास्त्र में चर जासूसों को कहा गया है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रक कहलाते थे। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था जो विषयपति के अधीन होते थे। मध्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामीण कहलाता था। प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था, जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता
था जो 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। बिक्री कार्य के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। इसे बचाने वाले को मृत्यु दंड दिया जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार एक रोमाई मार्ग निर्माण अधिकारी था। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वारोही सैनिक, 9,000 हाथी व 8,000 रथ थे। अर्थशास्त्र में पंडित, तीर्थ मंत्री, प्रधानमंत्री, पुरोहित, धर्म एवं दान विभाग का प्रधान, सेनापति, सैन्य विभाग का प्रधान, युवराज, राजपूत, वाणिक, राज के द्वार रक्षक, अंतर्वैदिक, अंतःपुर का अध्यक्ष, समाहर्ता, आय का संग्रह करता, सन्निधाता, राज्य के कोषाध्यक्ष, प्रशासता, अर्गागार का अध्यक्ष, प्रतिष्ठी, कमिश्नर और नगर का कोतवाल, व्यावहारिक प्रमुख, न्यायाधीश, न्यायक, नगर रक्षक अध्यक्ष, कर्मांतिक, उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष, मंत्री परिषद अध्यक्ष, दंतपाल, सेनागार सामान एकत्र करने वाला, दुर्गपाल, दुर्ग रक्षक, अंतपाल, वर्दी दुर्ग का रक्षक। जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी 6 लाख की फौज से सारे भारत को रौंद दिया। यह बात सही भी हो सकती है और न भी, लेकिन यह सही है कि चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत में सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त किया। प्रशासनिक समितियां उनके कार्य प्रथम उद्योग एवं शिल्प कार्य का निरीक्षण, द्वितीय विदेशियों की देखरेख, तृतीय जन मरण का विवरण रखना, चतुर्थ व्यापार एवं वाणिज्य की देखभाल, पंचम निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण, षष्ठ बिक्री कर वसूल करना। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। प्लिनी की यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना का रखरखाव 5 सदस्यीय 6 समितियां करती थी। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन था। शास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है एवं एक ही स्थान पर अगर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था। सैन्य समितियां उनके कार्य समिति कार्य, प्रथम जल सेना की व्यवस्था, द्वितीय यातायात एवं रसद की व्यवस्था, तृतीय पैदल सैनिकों की देखरेख, चतुर्थ अश्वरोहियों की सेना की देखरेख, पंचम गज सेना की देखरेख, षष्ठम रथ सेना की देखरेख। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा की अच्छी खेती होने वाली भूमि को वेद मातृक कहा जाता था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है। दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक एवं सभासद। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला को रूपजीवा कहलाती थी। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। इसकी हत्या करके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। अशोकाराम विहार पाटलिपुत्र में था। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।